हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र राठी, फाउंडर ऑफ राठी एसोसिएट। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पे। आज बात करेंगे इनकम टैक्स और आईटीआर पे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे गए सीए सर्वेश जैन। वेलकम सर। सर, पहले मेरे ऑडियंस को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताइए। मैं सर्वेश जैन हूँ। 2010 में सीए की पढ़ाई मैंने कंप्लीट की थी और मैंने 2010 से एज ए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस रांची में कर रहा हूँ। मेरा कोर फील्ड डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स एंड जीएसटी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सर, आपको तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो सर, हमें ये बताइए टैक्स कितने टाइप के होते हैं? टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इनकम टैक्स होती है जो हम अपनी आय के ऊपर में देते हैं। जो भी एक पर्सन इनकम अपना कमाता है उस पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, जिसको हम लोग इनकम टैक्स भी बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसी को बोलते हैं जो डायरेक्टली नहीं किसी अन्य रूप में हमें दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम उसको बोलते हैं जिसमें जीएसटी, जैसे जीएसटी होगी, जिसको आप डायरेक्टली सरकार को नहीं पे रहे लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप सरकार को पेमेंट कर रहे हैं। आज हम होटल में खाने जाते हैं, आप पेट्रोल का बिल दे रहे हैं तो अब वैट लग रही है। हम लोग रोज सुनते हैं वैट लग रहा है, वैट बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। और डायरेक्ट टैक्स हुआ जो आप अपनी इनकम के ऊपर में देते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जो सरकार को डायरेक्टली पे करते हैं हम लोग अपनी आय के ऊपर। सर, इनकम टैक्स में भी तो बहुत पार्ट होते होंगे। इनकम टैक्स में अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं, इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स दिया जाता है, फर्म का रेट ऑफ अलग अलग होते हैं। और डिफरेंट वे ऑफ इनकम टैक्स में क्या क्या आते हैं? इनकम, अब हम लोग इस पे आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि आखिर इनकम टैक्स में कौन कौन से हेड ऑफ इनकम्स होते हैं। इनकम टैक्स में जो इनकम होते हैं तो वो उनको 5 हेड में बांटा गया है। पहला है सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जब इस 5 हेड में आपका किसी भी रूप में इनकम होती है तब आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। सर, ये आईटीआर क्या होता है? आईटीआर होता है जो भी हमारी आय होती है उसका ब्यौरा हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जिस फॉर्म में देते हैं उसको आईटीआर भरना बोलते हैं। आईटीआर अलग अलग होता है और आईटीआर एक हमारी जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है इनकम की, जब हमारी इनकम उसके ऊपर हो जाती है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। सर, ये किसको भरना मैंडेटरी है? आईटीआर सरकार के द्वारा इनकम टैक्स में इनकम का एक स्लैब बनाया गया है। जब आपकी इनकम उस स्लैब से ऊपर चली जाती है तो आपको आईटीआर भरना पड़ता है। आपने जो बोला कि एक स्लैब के ऊपर जाएंगे तब हमें आईटीआर, ये स्लैब क्या है? एक एग्जांपल के तौर पे सरकार के द्वारा एक इनकम का एक स्लैब फिक्स किया गया है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम अगर इस स्लैब के ऊपर होगी तो उसको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना मैंडेटरी है। तो अभी इनकम टैक्स में 2 टाइप ऑफ टैक्सेस चल रहे हैं, एक न्यू रिजीम और एक ओल्ड रिजीम। सरकार की जो पहली प्रणाली थी वो ओल्ड रिजीम थी और जो सरकार ने टैक्स की नई प्रणाली लाई उसको न्यू रिजीम बोलते हैं। तो जो ओल्ड रिजीम है उसमें इनकम का स्लैब अलग अलग है। एक मैं बेसिक जानकारी आपके ऑडियंस को दे दूं कि अप टू 2.5 लाख रुपए, ओल्ड रिजीम की मैं बात कर रहा हूं, आपको अप टू 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि आपकी इनकम 1,80,000 रुपए है तो आपको कोई भी रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है या आपको आईटीआर उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो इसी तरह एक स्लैब बनाया गया है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स लगेगा और 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर में आपको 30% की स्लैब है। ये हो गई ओल्ड रिजीम। ये मैं जो भी आपको मैं ऑडियंस का आपको बता दूं कि जो भी मैं अभी बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 25-26 है और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए मैं जो भी टैक्स स्लैब बता रहा हूं वो बता। ये टैक्स स्लैब हर साल इनकम टैक्स जब भी अपनी बजट आती है तो गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंजेस लाती है। तो हर साल का कुछ स्लैब में चेंजेस रहते हैं, कभी चेंजेस नहीं भी होते हैं और कभी चेंजेस होते हैं। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो रिटर्न हम लोग मार्च 2026 का भरेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर 26-27, फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ये जितनी भी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूँ ये उसी साल के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में जो सरकार के द्वारा छूट दी गई है वो अप टू 4 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो उसी का एक स्लैब है। 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10% है, 12 लाख से 16 लाख तक आपको 15% है, 16 लाख से 20 लाख तक आपको 20% है, 20 लाख से 24 लाख तक आपको 25% है। तो ये उसी के अनुसार उसके बाद टैक्स बढ़ती जाती है, 30% लगती है। यदि मेरा 2.5 लाख या 4 लाख जो लिमिट बताया उतना मेरा है नहीं
तो मेरे को क्या रिटर्न भरना जरूरी है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि रिटर्न क्या उन्हीं को भरना जरूरी है कि जिनका आईटीआर एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है? तो मेरा इसमें जवाब रहेगा नहीं। एक आदमी को, जो भी आदमी अगर कुछ भी अर्निंग अगर कर रहा है तो उसको आईटीआर भरना बहुत जरूरी है। आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आईटीआर भरना क्यों जरूरी है? आज मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊं कि आपको मान के चलिए कि होम लोन लेना है, आपको गाड़ी खरीदना है, कार लोन लेना है, तो आपसे बैंक वाले आपके आईटीआर मांगते हैं कि आप अपने 2 साल का आईटीआर दीजिए। आखिर बैंक आपको यह जानना चाहता है कि आखिर आपकी क्या इनकम है जिससे आप लोन उसको चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। तो एक लोन आप जब बैंक में जाते हैं तो आपको आईटीआर मांगा जाता है। आजकल आप बहुत सारे कंट्रीज अगर आप जाएंगे, विजिट करना चाहते हैं विदेश में, तो आप अगर जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे मांगता है कि आप अपने आईटीआर का कॉपी लाइए, 2 साल का आईटीआर का कॉपी दीजिए, 3 साल का आईटीआर का कॉपी दीजिए। तो आपको उसके लिए भी जरूरी है। आजकल सब कोई क्रेडिट कार्ड रखना चाहता है, कैशबैक ऑफर को यूज करना चाहता है, तो आप जब क्रेडिट कार्ड भी लेना है तो बैंक वाले आपसे मांगते हैं कि आप अपना 2 साल का आईटीआर दे दीजिए। आखिर आपका वर्थ क्या है या आपकी इनकम क्या है। फिर बहुत बार क्या होता है, आपको पता नहीं रहता है कि आपने बैंक में कुछ एफडीज की हुई है, ठीक है, आपकी स्मॉली सेविंग तक करते करते अमाउंट बड़ा हो गया, तो उस पर क्या होता है कि टीडीएस कटने लग जाता है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा रिफंड आ जाए तो आपको आईटीआर भरना जरूरी है। जब आप आईटीआर भरते हैं तभी वो पैसा जो आपका गवर्नमेंट ने, बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया है, वो पैसा रिफंड के रूप में आता है। इसीलिए मेरे आपके ऑडियंस पे ये सलाह रहेगा कि आईटीआर आप जरूर भरें, जिससे आपको जिन जिन चीजों को मैंने आपको बताया उसका आपको फायदा मिले। आप इतने जोर दे रहे हैं कि आईटीआर भरिए, लेकिन ये आईटीआर का ड्यू डेट कब है? आईटीआर का ड्यू डेट, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि आखिर ड्यू डेट क्या है। देखिए, आईटीआर का ड्यू डेट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आखिर एक रिटर्न कौन कौन भरता है। एक रिटर्न भरना एक इंडिविजुअल आदमी, जैसे मैं और आप हूं, तो हम लोग इंडिविजुअल पर्सन है, तो हम लोग आईटीआर भरते हैं। एक एचयूएफ होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसकी एक अलग बॉडी होती है, वो एक आईटीआर भरती है। एक पार्टनरशिप फर्म होती है, जब फर्म बनता है तो फर्म भरती है। कंपनीज जो होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, फॉरेन कंपनी, उनकी वो आईटीआर भरते हैं। एलएलपीज होती है और सोसाइटीज एंड एनजीओज होती है। तो जो ड्यू डेट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो एक इंडिविजुअल आदमी के लिए, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो आईटीआर की ड्यू डेट है, जो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, उन्हें 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भर देना है। द ड्यू डेट इज 31 जुलाई, मतलब मार्च 26 का जो रिटर्न हमें अभी भरना है उसे हमें 31 जुलाई 2026 तक रिटर्न भर देना है। फिर कुछ फर्म और के लिए है, जो फर्म है जो ऑडिट में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 अगस्त है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि कंपनीज है जिसके फाइल ऑडिट में जाते हैं, जो भी बिजनेस इंटिटीज होती है, फर्म होते हैं जिसका बिजनेस टर्नओवर होता है, जिसको कंपनीज हो गए, एलएलपी हो गए, जिसको किसी ना किसी रूप में अपना ऑडिट कराना पड़ता है, उसके लिए जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। यदि बाय द चांस किसी का मिस हो जाता है तो वो रिटर्न भर सकते हैं? रिटर्न भरने के सरकार ने 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप टाइमली रिटर्न भरते हैं तो ये आपका 31 जुलाई, जैसे मैंने आपको बताया है, संयोग से आपने छोड़ दिया या आपसे छूट गया, तो आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न भरने का जो ड्यू डेट है वो 31 दिसंबर। फिर इसके बाद भी अगर आपके पास ऑप्शन है कि मान के चलिए कि आपसे रिटर्न में कुछ गलतियां रह गई। आज एक आदमी रिटर्न भर रहा है तो हो सकता है, स्वाभाविक है कि कुछ गलती उसमें रह गई, या मैंने कोई इनकम को क्लेम करना छोड़ दिया, या कुछ मेरा छूट गया इनकम बताना, तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज्ड भी कर सकते हैं। तो रिवाइज रिटर्न जो भरने का ड्यू डेट है वो मेरा 31 मार्च है। 31 मार्च, जैसे आपने जो बताया, मैं भी जो बात भी कर रहा हूँ मार्च 26 के लिए कर रहा हूँ, तो रिवाइज रिटर्न भरने का जो ड्यू डेट है वो 31 मार्च 2027। तब तक आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न में क्या पेनल्टी लगती है? पेनल्टी ये है कि जब आप रिटर्न अपने टाइम से नहीं भरते हैं तो आपको जो बिलेटेड रिटर्न भरना पड़ता है, कुछ पेनल्टीज के साथ भरना पड़ता है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तक ही है, अगर आपकी आय 5 लाख रुपए तक ही है तो आपको 1,000 रुपए की पेनल्टी के साथ रिटर्न भरना पड़ता है। और अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए पेनल्टी भरनी पड़ती है। मैक्सिमम पेनल्टी कितना जाता है? ये 5,000 है। और रिवाइज रिटर्न में? रिवाइज रिटर्न में कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। अगर आपने अपना रिटर्न को टाइम से भरा है तो आप कितने बार भी अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। और ड्यू डेट से पहले रिटर्न में भरा तो मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? ड्यू डेट से अगर अपने रिटर्न्स को टाइमली भरते हैं तो सबसे पहला फायदा तो मैंने यही बताया कि आप अपने रिटर्न को बहुत बार रिवाइज भी कर सकते हैं आराम से।
और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, अगर आपने रिटर्न को टाइम से भरते हैं तो जो भी आप तो खुद आरटी जी म्यूचुअल फंड और शेयर्स का काम करते हैं, तो अगर किसी लॉस होता है म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में, तो क्या होता है कि वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर उसे अपने इनकम से सेट ऑफ कर सकता है। अगर आपने अपने रिटर्न को टाइम से नहीं भरा तो आपको क्या होता है कि आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और कुछ बेनिफिट? टाइम से आप रिटर्न भरते हैं तो जब आप बैंक में पेपर देखते हैं तो वो देखता है कि टाइम से भरा हुआ है, तो उससे आपको उसका फायदा मिलता है। आप लॉसेस को अपने कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टाइम से रिटर्न भरने से। सबसे बड़ा बात, आप पेनल्टी से बच सकते हैं, और कुछ अगर आपकी गलतियां रहेंगी तो आप उसको रिवाइज करने के आपके पास समय रहता है। सर, आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं, तो पांचों हेड के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है कि सेम फॉर्म भरना पड़ता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकम 5 हेड में इनकम होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस हेड में इनकम कमाई है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके सैलरी इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो उसके लिए ITR 1 भरनी पड़ती है। और सपोज मान के चलिए आपका कैपिटल गेन भी है, आपने सैलरी इनकम भी कमाई है और अदर सोर्सेज हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, तो ITR 2 भरनी पड़ती है। ITR 3 होता है बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क से इनकम कमा रहे हैं तो आपको ITR 3 भरना पड़ता है। और ITR 4 होता है प्रेजेंटिव इनकम। प्रेजेंटिव इनकम होता है जब आप अपने टर्नओवर का कुछ परसेंटेज के ऊपर टैक्स देते हैं, तो उसके लिए ITR 4 भरना पड़ता है। ITR 5 जो होता है वो एक फर्म के लिए होते हैं, जो भी फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, उनके लिए ITR 5 होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फर्म के लिए ITR 5 होता है। ITR 6 जितनी भी कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वो ITR 6 में अपने रिटर्न को डालती है। और एक होता है ITR 7। ITR 7 होता है NGOs, जितने भी आप देखते हैं, जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो ITR 7 में अपना रिटर्न भरती है। तो ये आपको अपना चेक करना है कि आपका किस हेड में इनकम हुआ है, तो आपके लिए कौन सा ITR एप्लीकेबल है। क्या मैं अपना रिटर्न में खुद से भर सकता हूँ? आराम से भर सकते हैं, लेकिन एक कहावत है ना कि दवाई जब भी लेनी चाहिए तो डॉक्टर को दिखा के लेनी चाहिए, क्योंकि आपका सही इलाज तभी होता है। ठीक है, छोटी मोटी बीमारियों को तो हम लोग खुद दवाई ले लेते हैं, लेकिन जब आप अपने ITR को भर रहे हैं, जो कि एक अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू अपने ITR को भराते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल के थ्रू भराते हैं तो उसके कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहले वो आपके इनकम को सही तरीके से कैलकुलेट करता है। वो ये चीज का ध्यान रखता है कि आपका कोई भी इनकम छूटे नहीं। फिर बहुत सारी इनकम साइट पे आ जाती है तो उसको भी वो क्लब कर लेता है, और आपके सही डिपार्टमेंट में आपका सही डेटा जाता है। तो एज ए प्रोफेशनल कंसर्न मेरा सलाह रहेगा कि आप किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना ITR भरवाएं। अच्छा, हमें ITR भरने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आखिर ITR भरने के लिए किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति ITR भरता है या किसी कंसल्टेंट से भराता है, तो उसे सबसे पहले बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे मेन है कि जब आप ITR भर रहे हैं तो आपकी किसी भी हेड की इनकम नहीं छूटे, नहीं तो आपको डिपार्टमेंट से उसके लिए नोटिस आ सकती है। तो जब आप अपने इनकम टैक्स को लॉग इन करते हैं तो उसमें 3-4 हेड होते हैं। एक होता है 26A। 26A होता है कि जिसमें आपके कहीं भी TDS डिडक्ट हुआ है, जितने भी आपकी सारी TDS डिडक्ट हुई है कहीं भी, तो वो 26A में शो हो जाती है। फिर एक होता है AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। लास्ट ईयर इस पे बहुत चर्चा रही थी कि AIS में नहीं दिख रहा है। तो ये AIS है क्या? AIS सरकार के द्वारा अपने साइट पर, जब आप अपने पैन से अपने साइट पे लॉग इन करते हैं इनकम टैक्स साइट में, तो आप साल भर में क्या फाइनेंशियल इनकम आपकी हुई है या आपने क्या सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं, उसके डिटेल साइट पे आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि आपके मान के चलिए 5 बैंक हैं, पांचों बैंक में अगर आपको जो इंटरेस्ट आया वो तो वो उस पे आ जाएगी। आपने डिविडेंड से इनकम कमाया तो डिविडेंड की आ जाएगी। म्यूचुअल फंड शेयर में आपने सेल किया तो सारे सेल्स का डिटेल, परचेज का डिटेल, इवन वो भी आपको AIS में आ जाती है। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी परचेज किया, वो डिटेल भी इसमें आ जाएगी। तो AIS एक तरह से आपके फाइनेंशियल समरी है। जो भी आपने लास्ट ईयर में अपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका सारा डिटेल, आपने फॉरेन ट्रेवल किया तो आ जाती है, क्रेडिट कार्ड से लंबा परचेज किया तो वो डिटेल्स आ जाती है। तो AIS इज जस्ट लाइक आपके पूरे समरी के रूप में आपको बता देता है कि आपका ये सब, मेरे हिसाब से आपका ये सारा इनकम है, आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। यानी हमारे ऑडियंस को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ITR भरते समय AIS पे जरूर मिला। ऑडियंस को हमेशा जितने भी जो भी अपना ITR भर रहा है वो हमेशा 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखे। एक, सबसे पहले तो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है कि 26A में जो भी डिटेल आए उसको आपने कंसीडर किया।
फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि मान के चलिए आपने अपने इनकम से कोई प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया, अब प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया और किसी को रेंट में दे दिया। मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय था, मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, अब रेंट में मेरा टीडीएस भी कटने लग गया और मुझे उसका कोई बहुत जानकारी नहीं था, तो मेरे साइड पे टीडीएस, रेंट पे टीडीएस कट गया। तो 26 एस में तो दिख रहा है कि हाँ इस पार्टी को मैंने रेंट में दिया था और उसका टीडीएस कट रहा है, लेकिन मैंने उसको अपने इनकम में इंक्लूड नहीं किया। तो लेकिन जब आप 26 एस देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इस हेड पे भी मेरा इनकम है। तो आप मैं अपने आपके ऑडियंस को ये सलाह देना चाहूंगा कि हमेशा 26 एस को देखें और जो भी हेड में आप इनकम दिख रही है उसको अपने इनकम में उसको क्लब करके रिटर्न करें। तो पहला आपको 26 एस देखना है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया एआईएस में जितने भी आपको बैंक से इंटरेस्ट आए हैं, डिविडेंड इनकम है, ये गवर्नमेंट का आपका पोस्ट ऑफिस से कोई भी इनकम आया है, एमएससी से कोई इनकम आया है, सारे म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टी को सेल किया है, तो वो सारे इनकम को आप अपने आईटीआर में उसको क्लब कर लें। तीसरा, बहुत सारे रिफंड केस के लिस्ट इसलिए है कि आप क्या होता है कि बहुत जन भर देते हैं और उनका रिफंड नहीं आ पाता है। तो रिफंड नहीं आने का कारण होता है कि बहुत बार वो अपने बैंक को सही बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स नहीं डाला या बैंक का प्री वैलिडेट नहीं किया। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने बैंक भी जो अपने अकाउंट नंबर डाला उसको ठीक से चेक कर ले, बैंक एक्टिव है कि नहीं वो चेक कर ले, क्योंकि रिफंड आपका आसानी से आ जाए। तो इन छोटी छोटी बातों का हमें आईटीआर भरते समय जरूर से ध्यान देना चाहिए। आपने 5 हेड की बात की, तो 5 हेड को ब्रीफ करें। पहला, सैलरी इनकम। सैलरी इनकम, जो भी सैलरी इनकम दो तरह से, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो भी इनकम में हमें पेमेंट मिलता है उसे सैलरी इनकम हो गया। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई कि जब आप मान लीजिए आपके पास हाउस है और आपने उसको रेंट में दे दिया तो उससे आपको कुछ अर्न हो रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाता है। चाहे वो कमर्शियल भी हो सकती है और रेसिडेंशियल भी, फ्लैट भी हो सकती है। कमर्शियल और रेसिडेंशियल मेरे को दोनों हाउस प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा, बहुत जन को कंफ्यूज करते हैं कि कमर्शियल में लगा है तो ये मेरा बिजनेस इनकम है। व्हेन योर कंप्लीट नेचर ऑफ बिजनेस, सपोज मैंने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीदी थी, तो जब मैंने उसे जो इन्वेस्टमेंट के रूप में की थी और उससे मेरे को रेंट इनकम आ रहा है, तो दैट इज माय इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मेरे लिए हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। बिजनेस इनकम वो तभी कहलाता है जब कंप्लीटली आप उसी बिजनेस में है कि मेरा काम ही है उसको, बिजनेस को खाली सब प्रॉपर्टी को भाड़े में लगाना और मेरा इनकम का मेन सोर्स वही है और कंप्लीट रेंटल इनकम है मेरा, तब उसको बिजनेस इनकम में लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया दूसरा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हो गया जो जितने भी आप एसेट है, जैसे कैपिटल गेन हो गया प्रॉपर्टी, जब लैंड हो गया, फ्लैट हो गया, ये सारे कैपिटल एसेट्स हो गए। म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गए, ये सारे कैपिटल गेन हो गए। जब आप इस पे कोई इनकम अर्न करते हैं, तो इनकम अर्न कैसे करते हैं, जब आप इस यूनिट्स को परचेज सेल करते हैं तो कुछ आपको कैपिटल गेन होता है। मान के चलिए आपने कभी लैंड परचेज किया किसी रेट में, फिर जब आप फ्यूचर में उसको सेल करते हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है दैट इज योर कैपिटल गेन। यही चीज शेयर्स में भी होती है, चाहे म्यूचुअल फंड में भी होता है, जिस यूनिट में आपको परचेज किया और जब आप फ्यूचर में जब आप उसको किसी रेट में बेचते हैं तो जो दोनों का डिफरेंस होता है वो कैपिटल गेन होता है। अच्छा, कैपिटल गेन में मैं दो चीज बहुत सुनता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म ये बेसिकली ड्यूरेशन के लिए होता है, जब जो जैसे आपका शेयर्स के लिए है, शेयर्स इक्विटी शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जब आप अपने कोई भी शेयर्स को, मान के चलिए आज हमने आईटीसी का एक शेयर खरीदा या किसी भी कंपनी का एक शेयर खरीदा और उसको हमने 12 महीने से कम में बेच दिया। जब मैंने उसको 12 महीने से कम में बेच दिया तो वो मेरा जो गेन कहलाता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और इसी शेयर को मैंने मान लीजिए कि 12 महीना से ज्यादा रख लिया तो और उसके बाद बेचा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो जो होल्डिंग पीरियड होता है, जब शेयर्स म्यूचुअल फंड के केस में 12 महीने की होती है, अगर आपने 12 महीने के अंदर में शेयर्स को बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है, और जब आपने 12 महीना से ज्यादा में बेचा तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाए। तो और कुछ जैसे लैंड है, लैंड के लिए ये पीरियड 24 महीने का होता है। जैसे इसके लिए इतना महीने का होता है, लैंड के लिए 24 महीना होता है। जब 2 साल से ज्यादा में आप किसी लैंड को बेच देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, और जब 2 साल से कम में बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। अब तीसरा जो आपने बताया टैक्स रेट, जो शेयर्स की इनकम होती है या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल के लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है, लेकिन जब आप कैपिटल गेन कमाते हैं तो इसके लिए आपको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगती है। तो वो स्लैब मेरे को कोई काम नहीं, वो स्लैब आपके इसमें कोई काम नहीं आती है। मैं आपको एक बता दूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है उस पर आपको 20% टैक्स लगती है। जब आप यूनिट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड म्यूचुअल फंड शेयर्स को बेचते हैं
और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ, जब आपने 1 साल के अंदर में ही शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को, एसआईपी को जब आप रिडीम कर लेते हैं या ट्रांसफर कर लेते हैं, बेच देते हैं, तो आपको जो गेन होता है उसमें 20% टैक्स लगता यानी है। मैं जितना भी कमाऊं शॉर्ट टर्म में मेरे को 20% टैक्स लगेगा। मैं इससे बचा नहीं सकता। नहीं, 20 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अगर आप सेल कर रहे हो तो उसे आप बचा नहीं सकते, वो स्पेशल रेट में आती है, यानी मैं 100 रुपया भी कमाऊंगा तो मेरे आपको टैक्स देना होगा। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बचा सकते हैं। आप टैक्स प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं कि जैसा अभी आपने बताया कि इसमें इतना 20% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% टैक्स है विदाउट इंडेक्सेशन। सपोज कोई शेयर आपने 5,000 रुपीज में खरीदा, 7.5% हाँ, सपोज आपने शेयर्स को 5,000 रुपीज में किसी को खरीदी थी और आपने उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करके रखा और आपने उसको मान के चलिए 10,000 रुपीज में सेल की, तो आपको 5,000 का इनकम हुआ, उस पर आपको 12.5% टैक्स देना है। और हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा फायदा है कि इसमें 1,25,000 रुपीज की छूट है। सपोज आप पर्टिकुलर के लिए कि ओवरऑल? वो 1 साल में मान के चलिए आपने इक्विटी से, म्यूचुअल फंड से, लिस्टेड इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपने 1,25,000 रुपए की आय की, तो अप टू 1,25,000 रुपए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सपोज आपने 2 लाख रुपीज कमाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से शेयर को सेल करके 2 लाख रुपए कमाया, तो आपको 1,25,000 रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगी, आपको डिफरेंस 75,000 पे ही टैक्स खाली देना पड़ेगा। उसमें भी टैक्स मेरे को 12.5% ही टैक्स मैं लगेगा, 30% का स्लैब में भी हूँ, लेकिन उस पर आपको उतना ही लगेगा। अच्छा, मेरी इनकम आज की डेट में वर्चुअल करेंसी से बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सा एरिया है? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी बहुत सारी इनकम आती है, उसको वीडीएस बोलते हैं, उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ही लगता है। तो इसका क्या स्पेशल रेट है? इसका भी 30% है, 30%, यानी हायर स्लैब में। ये मैक्सिमम स्लैब में जाती है। आपने एक बात की थी न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स, तो आज के डेट में सबसे फायदेमंद कौन सा है और हमें क्या अडॉप्ट करना है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या इनकम है और दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। सरकार कुछ कुछ चीजों में जो हमें छूट देती है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, उस डिडक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ATC है, ATD है, ATG है, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रेजेंट सिनेरियो में बताऊं तो आज के डेट में न्यू रिजीम ही फायदा है। न्यू रिजीम में एक सबसे बड़ा फायदा है क्या है कि अप टू 12 लाख रुपए जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, उसको उनको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज मान के चलिए कि आपकी इनकम 12,75,000 रुपए है और ये इनकम आपने सैलरी से कमाई, तो आज के डेट में अगर आप न्यू रिजीम में रिटर्न भरते हैं और आपकी इनकम 12,75,000 रुपए है, तो आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना है। 75,000 रुपए आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी में, तो आपकी कुल आय हो गई 12 लाख रुपए। ये सिर्फ सैलरी के केस में है ना, बिजनेस के केस में तो नहीं है? ये सब के लिए है। 75,000 खाली सेल नहीं है, 12 लाख रुपए तक की जो छूट है वो सारे इनकम के लिए है, एक्सेप्ट कैपिटल गेन की इनकम जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है, जिसमें स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है, उसको छोड़ के। उसमें तो मेरे को ये इनरेस्पेक्टिव है, हाँ, मेरे को 12 लाख हो या 1 लाख हो, मेरे को तो वो रिटर्न में टैक्स देना है, तो देना। हाँ, देना है। तो सपोज मैं जैसे आपको बता रहा था कि 12,75,000 रुपए अपनी सैलरी इनकम से कमाया, तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि इसमें क्या है कि अप टू 12 लाख तक आपको 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल जाते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 12 लाख रुपए। इस पे आपको टैक्स लगता है 60,000 रुपीज। तो लेकिन सेक्शन 87A में सरकार 60,000 रुपए का रिबेट देती है, तो आपका टैक्स हो जाता है 0। यही अगर आप इसी को अगर ओल्ड रिजिम में भरते हैं तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं, फिर भी आपको अराउंड 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स इसमें लग जाएगा, यही सेम इनकम पे। हाँ, अगर आप ओल्ड रिजिम को करते हैं और इवन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अपने, अगर आपका बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है तो न्यू रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी ये डिपेंड करता है कि केस टू केस कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट से भी आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, 80C में आपका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, PPF में, NSC में, फिर 80D में है, तो ये डिपेंड करता है कि ये कैलकुलेशन की चीज है कि आप किस रिजिम में आपको फायदा हो रहा है। लेकिन आज के केस में अधिकतर मोस्टली केसेस में आपके लिए न्यू रिजिम में ही रिटर्न भरना ज्यादा फायदेमंद है। न्यू रिजिम में तो फिर ये 80C का सेवा खत्म हो चुका है। हाँ, 80C अब आप 80C किसी भी इन्वेस्टमेंट की उसमें छूट नहीं मिलती है। जैसे हमारे ओल्ड रिजिम में क्या होता था कि 1.5 लाख रुपए तक की 80C में अगर हम
मान लीजिए LIC में, म्यूचुअल फंड में, ELSS में, PPF में, सुकन्या में जब इन्वेस्ट करते थे तो 80C में छूट मिलती थी, लेकिन न्यू रिजीम में वो छूट हमें अब नहीं मिलती है। यानी न्यू रिजीम में मेरे को जितना इनकम है उसमें टैक्स देना है, क्योंकि न्यू रिजीम में हमें फायदा इसलिए है क्योंकि जो टैक्स का स्लैब है वो काफी कम है इन कंपैरिजन विद ओल्ड रिजीम, इसीलिए हमें टैक्स का जो फायदा न्यू रिजीम में हमेशा ज्यादा होता है। इसीलिए मैं अभी देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी जोर दे रही है। हाँ, गवर्नमेंट अब न्यू रिजीम पे जोर दे रही है, तो अब आपके साथ सबसे बड़ा फायदा है कि पहले आपको अपनी टैक्स सेविंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपके लिए पूरा मार्केट ओपन है, आप अपने प्लानिंग के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, चाहे आप PPF में भी कर सकते हैं। अब आपको ये जरूरत नहीं कि मुझे टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अब आपको अपने फ्यूचर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट से रिटर्न के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अब क्लाइंट को हमेशा या मेरी को भी ध्यान देना होगा कि मैं अपना फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करूं, टैक्स सेवर। हाँ, आज न्यू रिजीम आने से सबसे बड़ा फायदा हो गया कि जो भी आपकी सेविंग्स है, आप उसका इन्वेस्टमेंट, आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आज के डेट में उसको कर सकते हैं, चाहे आप उसको म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, चाहे गोल्ड में परचेज कर सकते हैं, चाहे अदर इन्वेस्टमेंट में भी आप उसको कर सकते हैं। अभी क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं इनकम टैक्स में? देखिए, जो एक्ट है अभी तो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट ही बदल गया है। जो 1961 में इनकम टैक्स था वो अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है, 25 है। तो इसमें ये 40 साल के बाद, हाँ, ये एक मेजर चेंजेस है कि अब हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है। आज तक हम लोग जो पढ़ते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो अब 2025 जाना जाएगा। इसमें एक्ट में बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन उनके सेक्शन सारे बदल गए। तो जो सेक्शन हम लोग पहले जिसका नाम लेते थे, अब उस सेक्शंस के सारे नाम में अब बदल गए। सेक्शन ही बदले हैं, सेक्शन के नाम बदले हैं कि और भी कुछ बदले? कुछ मेजर चेंजेस बहुत इसमें नहीं आए हैं, जैसे छोटे छोटे चेंजेस आए हैं। जैसे अब आपके 26A में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जितना आप रिपोर्टिंग है, धीरे धीरे डिपार्टमेंट के पास सारे डेटा आते जा रहे हैं, तो जितने भी डेटा हैं वो अब आपके साइट पे खुद आते जाएंगे और आपको खुद पता चल जाएगा, अच्छा मैंने यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट किया था, ये किया था। वो सरकार को सारा इंफॉर्मेशन अब सरकार के पास है। फिर एक माइनर चेंजेस में क्या है कि सीनियर सिटीजन को पहले 50,000 का था, अब 1 लाख के ऊपर TDS नहीं कटेगा। तो कुछ कुछ माइनर चेंजेस है, लेकिन मोस्टली सारे रूल्स और एक्ट वही हैं, खाली अब सेक्शंस का नाम चेंज हो गया। आपने बोला कि डाटा सारा इनकम टैक्स के ऑफिसर के पास आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? जो हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं या क्रेडिट कार्ड में परचेज करते हैं, ये भी डाटा सारा डेटा आज के डिपार्टमेंट, आज हमें अपने जितने फाइनेंशियल्स की जानकारी नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी है कि आप आखिर कितना बार आप कितने शॉप से, कहाँ मॉल से परचेज किए, कितने बार क्रेडिट कार्ड यूज किए, फ्लाइट के किए। तो ये सारे डाटा इनकम टैक्स के पास है। 26 में जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि क्रेडिट कार्ड से आप कितना परचेज कर रहे हो वो डिटेल डिपार्टमेंट को आ जाती है। हाँ, आ जाती, वो AIS में आ जाती, 26 में नहीं, AIS में आ जाती। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया। हाँ, AIS में आ जाते हैं, यानी हम लोग क्रेडिट कार्ड से क्या परचेज कर रहे हैं वो आ जाती है, वो सारा डेटा है। और कोई साइड में ये भी आ जाता है कि अभी आप ऑनलाइन से कितना परचेज कर रहे हैं। गवर्नमेंट के पास सारा डेटा आ जाती है। अगर गवर्नमेंट जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं, फिर उसको साइट पे गवर्नमेंट अपलोड करती है। फिर वो आपसे डिटेल मांगती है कि आप अपने इनकम बताइए कि आखिर आपने क्या इनकम है, या आपका इनकम उससे मिसमैच होता है। अब सपोज माने मेरा इनकम है 3 लाख रुपीज और मैंने कुछ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो गवर्नमेंट हमें क्या नोटिस भेज के पूछ सकती है कि आखिर आपका सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि आपने ये इन्वेस्टमेंट कैसे किया। यानी गवर्नमेंट इसको ले सकती है, आपको नोटिस इशू कर सकती है। AIS में आपने जो इनकम्स दिख रहे हैं और आपने जो रिटर्न भरा उससे भी अगर मिसमैच होता है और हो सकता है आपने कोई इनकम छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट आपको नोटिस भेज सकती है कि ये इनकम आपका छूटा हुआ है जिसको आपने शो नहीं किया है। यानी आज के डेट में मैं 15-20 लाख या करोड़ों में ऑनलाइन परचेजिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिटर्न 12-13 लाख ही दिखा रहा हूँ, तो मेरे को क्या गवर्नमेंट इशू कर सकती है इनकम टैक्स नोटिस को? देखिए, क्या है कि सीधा सा फॉर्मूला है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इट्स आप जो इनकम कर रहे हैं उस पर कर रहे हैं, तो सरकार को सिंपल अपने इनकम पर उसको टैक्स चाहिए। आप खर्चा कितना भी करिए, गवर्नमेंट का कोई रोक नहीं, लेकिन आपको अपने इनकम से उस एक्सपेंडिचर को या उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाइड करना होगा कि हाँ, ये मैंने इनकम कमाई थी जिसपे मैंने इनकम टैक्स भी दे चुका है, उससे मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया,
या मैंने इसका एक्सपेंडिचर किया, यदि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया तो फिर आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, पेनल्टीज का लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि मैं ड्यू डेट में भी रिटर्न फाइल नहीं किया, बिलेटेड डेट में भी रिटर्न फाइल नहीं किया, ऐसा कोई प्रोविजन है कि मैं आगे इन फ्यूचर में फाइल कर सकूं? हाँ, इसके लिए सरकार ने एक प्रोविजन लाया है अपडेटेड रिटर्न का। सपोज मैंने इनकम था मेरा 5 लाख रुपीस और मैंने 4 लाख रुपीस दिखाया, मेरा कोई इनकम दिखाना छूट गया, तो आप ITR अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। या कंप्लीटली मैंने ITR भरना ही मेरे से छूट गया, तो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। आपका मान के चलिए कि किसी का कोई इनकम आपसे छूट गया, कि ये इनकम मैंने दिखाना मेरे से छूट गया, तो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न भरने का जो टाइम रहता है वो आप 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से 4 साल तक भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी अलग अलग आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा पेनल्टीज देनी पड़ती हैं। सपोज आपने अपने जो रिटर्न को भरा वो विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर भरा, तो आपको जितने आपके टैक्स और इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ रही थी उस पर और 25% देना पड़ेगा। इसी को डिले मान के चलिए, अगर आपका 12 से 24 महीना हो गया तो आपको 50% ऑफ द टोटल टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और ये अगर 36 महीने चला गया तो अब आपको इसको 60% देना होगा और नेक्स्ट फाइनल ईयर में 70%। तो इसमें हेवी टैक्स लगता है। लेकिन सपोज आप चाह रहे हैं कि मेरा कोई रिफंड था, इस रिटर्न की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा कोई रिफंड था और सरकार से आपको रिफंड अगर लेना है तो ये रिटर्न आप नहीं भर सकते हैं। ये रिटर्न उसी के लिए एप्लीकेबल है कि आपका एडिशनल सरकार को टैक्स का पेमेंट मिले, आपका कुछ एडिशनल इनकम अगर छूट गया है तो आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। अगर आपका इनकम घट रहा है तो ये रिटर्न नहीं भर। सरकार चाह रही है कि जो मेरे को पैसा दे उसके लिए दरवाजा खुला है और जिसको मेरे को पैसा देना उसके लिए दरवाजा बंद है। अगर आपका कोई भी इनकम छूट गया है जो सरकार को बताना, तो आप टैक्स का पेमेंट करिए और वो रिटर्न को भरिए और सेफ एंड साइड हो जाएंगे। तो सर इसमें तो हम ये TDS ODS का क्लेम नहीं ले सकते? आप सारे क्लेम ले सकते हैं लेकिन TDS का रिफंड नहीं ले सकते। यानी मेरा टैक्स 100 रुपया बन रहा था और 1000 रुपया मेरे को TDS कटा था, तो 900 रुपया में नहीं, तो आपका फिर अपडेटेड रिटर्न नहीं भराएगा। भराएगा ही नहीं कि मैं क्लेम नहीं करता? नहीं, भराएगा ही नहीं। अगर आप उसको क्लेम मत करिए, आपकी कुछ टैक्स बननी चाहिए। इस रिटर्न को जब आप भरते हैं तो सरकार का उद्देश्य है कि आपकी कुछ टैक्स उसमें बननी चाहिए, तभी ये रिटर्न भराएगा। और चालान पहले जमा होता है तब ये रिटर्न भराते हैं। टैक्स प्लस पेनल्टी, ये पेनल्टी तो है 25%, और ये टैक्स और इंटरेस्ट के ऊपर में आपको टैक्स लग रही तो ये पेनल्टी के बराबर ही है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना रिटर्न टाइमली भर लें, बेनिफिट के साथ मिल जाएगी आप। हाँ, क्लाइंट्स को हमेशा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने रिटर्न्स को विद इन द ड्यू डेट फाइल कर लें, जिससे जो भी उसके रिटर्न टाइम से भरने के फायदे हैं, आप पेनल्टी से बचते हैं, इंटरेस्ट से बचते हैं, आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा। मेरे ऑडियंस को क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं आपके ऑडियंस को, क्योंकि मेरा टॉपिक इनकम टैक्स का है, तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप जितने भी इनकम आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, सारे इनकम को क्लब करके तभी आप अपने ITR को भरिए। सबसे पहला तो अपने ITR को टाइमली भरिए, विद इन द टाइम रिटर्न भरे, तो जिससे फायदा मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसका फायदा आपको मिले। दूसरा, रिटर्न भरने का आपको क्या क्या फायदे हैं, मान के चलिए आपको बैंक से लोन लेना है, आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड्स के से रिलेटेड है, और आपको एक्चुअल में अपने वर्थ को जानना है कि आज मेरा ITR में क्या वर्थ है, तो आपको रिटर्न भरना एक बहुत जरूरी चीज है। आपको जरूर अपना रिटर्न भरना चाहिए। हाँ, और जैसे मैंने पहले बताया कि रिटर्न भरने में सरकार के पास आजकल सारे इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, तो आपको हमेशा सावधानी रखनी है कि जितने भी आप सोर्स ऑफ इनकम है, आप अपनी, जैसे मैंने पहले बताया AIS है, 26AS में, सारे को देखते हुए उसमें आपके क्या क्या इनकम सारे दिख रहे हैं, सारे को कंसीडर करते हुए टाइम से रिटर्न भरिए, जिससे आप सरकार की नोटिसेस से बच सकें, आप अपने सरकार जो रिटर्न भरने के फायदे हैं उसको ले सके, और आप किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बच सकते हैं अगर आप टाइम से रिटर्न भरते हैं और इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, आज हमने सीखा कि इनकम टैक्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वो कहावत है ना कि आपके सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से पता चलती है, वो आपके इनकम टैक्स भरने के बाद आपके ITR से पता चलती है कि आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम है और आप क्या कमा रहे हैं। आप टर्म प्लान भी लीजिएगा तो सबसे पहले आपका ITR मांगेगा। आज हमने बात की इनकम टैक्स और इसकी बेनिफिट पे। मैं CA जैन को धन्यवाद करता हूँ कि आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे आपको किस टॉपिक पे पॉडकास्ट सुननी है ये मेरे को कमेंट करके बताइएगा। यदि इनकम टैक्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके लिख दीजिएगा, मेरी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। थैंक यू।